बच्चों, स्पीति में बारिश पाठ की जो व्याख्या चल रही है उस व्याख्या के संदर्भ में ये अगला वीडियो है। जहां तक व्याख्या हुई थी उसी के बाद मैं व्याख्या शुरू करने जा रहा हूं। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 मतलब 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं, 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। मतलब इन जहां पर स्पीति नामक स्थान है उस इस स्पीति के इर्द गिर्द जो चोटियां हैं उन चोटियों की ऊंचाई की बात लेखक कर रहा है। कोई 21,000 फीट है, कोई 17,000 है, कोई 14,000 है, कोई 13,000 है। मतलब कि इन ऊंची ऊंची गगनचुंबी चोटियों के बीच यह स्पीति की घाटी बसी हुई है। स्पीति का क्षेत्र है जिसका वर्णन लेखक इस लेसन के माध्यम से कर रहा है। वो आगे कहता है, इसके पार वाह्य हिमालय दिखता है। वाह्य हिमालय का मतलब ग्रेट हिमालय, ये मध्य हिमालय है। इसके बाद वाह्य हिमालय अर्थात जो सबसे ऊंचा हिमालय का भाग है जिसे ग्रेट हिमालयन के नाम से जाना जाता है, इसके बाद उसकी चोटियां शुरू होती हैं। और इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है और इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। ये ग्रेट हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई लेखक बता रहा है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं। माप का मतलब मापना, मतलब लेखक कहता है कि मैं ऊंचाइयों की होड़ में नहीं पड़ना चाहता, ऊंचाइयों की प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना चाहता, इससे होड़ लगाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। वो लेखक याद करता है लोसर नामक स्थान पे एक बार ऐसे ही पहाड़ी की चोटियों की ऊंचाई के चक्कर में पड़ा था, तो उसी की ये याद कर रहा है कि इसके बाद वो ऊंचाई पहाड़ों की चोटियों की ऊंचाइयों के चक्कर में उसके प्रतियोगिता में नहीं पड़ता है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उसका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। कारण क्यों शान है? क्योंकि इस दुनिया में जो भी अलंघ्य माना जाता है, जो भी असंभव माना जाता है, उस असंभव को संभव करना मनुष्य की एक आदिम इच्छा रही है और हमेशा मनुष्य ने वो किया है। इसीलिए लेखक कहता है कि वैसे तो सामान्यतः ऐसे इतनी ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर चढ़ना मृत्यु को दावत देना है, लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत से दुस्साहसी युवक युवतियां हैं जो कि ऐसे चोटियों के मान मर्दन को करते हैं और वास्तव में वो एक इंसान की जो असीम, जो उसकी असंभव सीमा है, उस सीमा को पार कर वास्तव में मानव की असीम सीमा को वो सिद्ध करते हैं कि मानव के कर्म की कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। वो कहता है कि देश के और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से
युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर चूर करें। यहां पे अगर इन चोटियों के अहंकार को चूर करना है तो सबसे पहले अपने अहंकार को चूर करना पड़ेगा। तभी वो मानव के समक्ष जो लक्ष्मण रेखा होती है वो लक्ष्मण रेखा मिट पाएगी और इन चोटियों के मानमर्दन को अर्थात उनके अहंकार को दूर किया जा सकता है। वो कहता है आगे, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये मानने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो जाएंगी। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठहास की गर्मी से कुछ तो पिघलें। यह एक युवा निमंत्रण है। इन कुछ लाइनों के माध्यम से लेखक कहता है, वो आमंत्रित करता है पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोगों को, पर्यटकों को, युवाओं को आमंत्रित करता है वो यहाँ पे आएं, पर्यटन करें, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों का आरोहण करें, यहाँ के बर्फ से भरे हुए जो अंतहीन जो सीमाएं हैं उनको तोड़ें। जो यहाँ का सन्नाटा है वो भंग हो, यहाँ मंगल हो, यहाँ किलोल करें, अर्थात हंसी खुशी की जो मानवीय व्यवहार है, जो कर्म है, वो यहां पर भी चरितार्थ हो, वो यहां पर भी चारों तरफ दिखाई पड़े। कुल मिलाकर स्पीति को वो पर्यटन का क्षेत्र बनाने की बात लेखक कह रहा है कि जब लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, पूरी दुनिया को स्पीति के बारे में पता चलेगा, यहाँ के पर्यटन के बारे में, यहाँ के बर्फ के बारे में, यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में जब दुनिया को पता चलेगा और यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ की भी जिंदगी सुधरेगी और दुनिया के लोग जब यहाँ आएंगे तो एक नया आनंद, एक नया लुत्फ, जिंदगी का एक नया दुस्साहसिक कारनामा करने का एक नया अभियान छिड़ेगा। तो कुल मिला के हर तरफ यहाँ पे हंसी होगी, खुशी होगी। यहाँ के निवासियों का जो दुख से भरा जीवन है वह बदलेगा और चारों तरफ हंसी और खुशी बहेगी। यही बात यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। षड ऋतु मतलब 6 ऋतुओं की बात लेखक करता है कि वो कहता है कि कहीं कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, कि मतलब कि जिसमें बसंत भी है, शरद भी है और एक और मौसम है, मतलब कि 6 ऋतुओं का वर्णन। वैसे तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 ही ऋतुएं मानी जाती है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, लेकिन उसमें शरद और शिशिर और बसंत, ये 3 ऋतुएं और जुड़ जाती हैं तो कुल 6 ऋतुएं हो जाती हैं। तो इन 6 ऋतुओं के बखान की बात लेखक यहाँ करता है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि केवल 2 ही ऋतु होती है, या बसंत होता है और एक लंबी शीत का एक लंबा काल होता है। यही 2 ऋतु यहाँ होती है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंती ऋतु है जहां पर मौसम ठीक ठाक होता है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, अर्थात भयंकर ठिठुरन और शीत लहर।
मतलब ऐसे ठंड की केवल कल्पना कर सकते हैं मैदानों में रहने वाले लोग। कभी रहकर देखा जा सकता है, मतलब अगर वहां रहेंगे तभी वो महसूस कर सकते हैं कि वहां ठंड की क्या सीमा है, ठंड की क्या स्थिति है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। मतलब जो लाहुल और स्पीति है, तो लाहुल में थोड़ा बसंत का जो दिन होता है वो ज्यादा दिन का होता है, जबकि स्पीति में बसंत का जो अच्छा दिन होता है, जो थोड़ा गर्म होता है, वो स्पीति में और भी कम होता है ये समय बसंत का। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। मतलब बसंत का मौसम भी एक तरह से रूखा सूखा, न कोई वनस्पति है, न कोई इस तरह से कुछ हरियाली दिखती है। वो कह रहा है कि यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते और न ही हरियाली यहाँ होती है। अब जब फूल नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, तो सुगंध कैसे होगी फूलों की। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक ये बर्फ रहती है। और अभी मैं आज की न्यूज में ये था कि स्पीति में बर्फ पड़ना शुरू हो चुकी है। ये आज की न्यूज में बच्चों था। ये आज मैं 2 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं। तो वहां से बर्फ बारी अभी से शुरू हो चुकी है स्पीति में। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर जनवरी में वहां क्या मौसम हो सकता है, कितनी ठंड हो सकती है। यहां ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं, मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। मतलब जो हवाएं हैं, जो ठंड है, शूल की तरह चुभते हैं जो खुले अंग होते हैं। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। परे है मतलब मध्य हिमालय तक वर्षा का मानसून नहीं पहुंच पाता, उसके पहले ही उसका सारा जल खत्म हो जाता है। यहां बरखा बहार नहीं है। मतलब बरखा को बहार कह रहा है। बहार का मतलब आनंद होता है, आनंद की घटना। तो यहां वर्षा का जो आनंद है वो यहां के लोगों को दुर्लभ है, वो नहीं मिल पाता। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहां वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा का वर्णन जैसा किया है, उसी की बात यहां लेखक कह रहा है। वो कहता है, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, दमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज से नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। ये बात किसके बारे में कही गई है? वर्षा ऋतु के बारे में कही गई है। मतलब वर्षा ऋतु की तुलना एक राजसी ठाट बाट के आगमन की तरह की गई है। यह पावस यहां नहीं पहुंचता। मतलब यह पावस का मतलब यह जो कहते हैं कि अच्छा जो सुहावना जो मौसम है वो स्पीति तक नहीं पहुंच पाता, पहले ही खत्म हो जाता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य घाटियों में नहीं है। क्योंकि कालिदास चूंकि मध्य प्रदेश से संबंधित थे, तो मध्य प्रदेश के मालवा और के पठारों में, विंध्याचल के पठारों में जो वर्षा का आनंद है वो हिमालय की मध्य घाटियों में ये नहीं दृष्टिगोचर होता है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। संवेदन का मतलब उनकी अनुभूति से परे की चीज है, अनुभूति का अंग वो नहीं है वर्षा। वो यह जानते ही नहीं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं।
ये वर्षा ऋतु की बात है, जो मैदानी क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में ये दृष्टिगोचर होता है, जो कि हिमालय की मध्य घाटी में वहां के लिए कल्पनातीत है, अर्थात कल्पना से परे की चीज है। अब यहीं पर मैं इस व्याख्या को खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो में थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं उस व्याख्या को करूंगा और साथ में प्रश्नोत्तर की भी बात करूंगा।